motion of blocks in contact. मोशन ऑफ ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, ये दो ब्लॉक हैं और आपस में कांटेक्ट में है। एक ब्लॉक M1 है और दूसरा ब्लॉक M2 है। आपने फोर्स लगाई इस ब्लॉक के ऊपर, M1 के ऊपर फोर्स लगाई। जब M1 के ऊपर फोर्स लगाओगे तो M1 M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला N, नॉर्मल रिएक्शन या एक्शन बोल लो। क्या बोला उसको? एक्शन बोल दिया और उसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको एक्शन बोल दिया और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? N से। एक्शन अगर M1 ने M2 के ऊपर लगाया तो M2 भी M1 के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो एक्शन एन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्शन एन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम फोर्स इक्वेशन बनाएं तो वो बोलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन ये दोनों पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे पूरे सिस्टम में, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स बच गया और उसका नाम है F। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यही इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मान लो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A है। मान लो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या बेटा? A। तो एक्सेलरेशन निकल आई F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये निकल आई। पूरे सिस्टम की इक्वेशन जब हमने बनाई तो F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ये हमारे पास निकल आया। अब हमसे बोलता है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करो, और नॉर्मल रिएक्शन अगर फाइंड आउट करना है या फिर एक्शन फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों मासेस को अलग शो करने लगा हूं। ये M1 है ये वाला, और M1 के ऊपर एक फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। M1 के ऊपर एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी M1 के ऊपर एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो है जो कि M2 ने लगाई है। तो एक फोर्स आ गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स आ गई कौन सी? N, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा मास आ गया M2 और M2 के ऊपर एक ही फोर्स है जो M1 ने लगाई थी, एक्शन फोर्स N। ये आ गया M2 और M2 के ऊपर एक ही फोर्स ऐड कर रही है जो कि M1 ने लगाई थी। एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, इसकी भी A और इसके भी से, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A सफर कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल मासेस, जैसे लास्ट टाइम हम पुली प्रॉब्लम कर चुके हैं, हम पूरी पुली की सिस्टम की इक्वेशन भी बनाया करते थे और हम इंडिविजुअल मासेस जो थे पुली के साथ अटैच उसकी इक्वेशन भी तो बनाया करते थे। तो अब हम इंडिविजुअल मासेस की इक्वेशन बनाने लगे हैं। M1 की इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो आगे वाली फोर्स बड़ी है तो पीछे वाली छोटी रही होगी, तभी आगे एक्सेलरेट कर रहा है। तो आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स इक्वल टू M1 इंटू A। वही लिखा, F माइनस N इक्वल टू M1 इंटू A। तो N यहां से आपके पास आ जाएगा F माइनस M1 इंटू A। जब A की वैल्यू डालोगे चेक करो क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये देख लो M2 के लिए क्या आएगा? क्या इक्वेशन बनेगी? N इक्वल टू M2 इंटू A। ये ज्यादा आसान है इससे N निकालना, क्योंकि N सीधा आ गया, N इक्वल टू M2 इंटू A, और A आपके पास क्या है? F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, सीधा आ गया आंसर। जबकि इससे हमें मेहनत करनी पड़ी थोड़ी, F माइनस 1 N इक्वल टू M1 इंटू A, और N यहाँ से आपके पास आया क्या? F माइनस M1 इंटू A। थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसके बाद भी सेम आंसर आएगा, लेकिन तो आप अच्छा रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट में चलना है तो इसकी फोर्स इक्वेशन से N निकालें, N इक्वल टू M2 इंटू A, और ये आपके पास N आ गया। एक बॉडी ने दूसरे के ऊपर जो एक्शन लगाया वो निकल आया, उतना ही वो बॉडी पिछले वाली बॉडी के ऊपर रिएक्शन भी लगाएगी।
ठीक हो गया जी। अभी फोर्स किसके ऊपर लगाई थी? M1 के ऊपर। N कितना आया? M2 इंटू एफ डिवाइड बाई M1 प्लस M2, यही है। मतलब अगर M1 के ऊपर फोर्स लगाओगे तो N में M1 नहीं आएगा, दूसरे वाला मास आएगा M2 इंटू ए, दैट इज F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। लेकिन अगर फोर्स M2 के ऊपर लगाओगे, जैसे यहाँ एक्ट कर रही है, यहाँ क्या हो रहा है? फोर्स एक्ट कर रही है M2 के ऊपर। अब M2 इसको धकेलेगा, N एक्शन लगाएगा, तो M1 इसको धकेलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, N इसके ऊपर रिएक्शन ही लगाएगा। फिर से आप इंडिविजुअल बॉडीज की इक्वेशन अगर बनाओ तो M1 की इक्वेशन क्या बनेगी? सिर्फ N एक्ट करेगा M1 के ऊपर, N इक्वल टू M1 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो वही आ जाएगी क्या? F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, और ए आपके पास आ जाएगी F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ये। लेकिन जब आपको N फाइंड आउट करना होगा तो दो ऑप्शन है, इसकी इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी? F माइनस एन इक्वल टू M2 इंटू ए की वैल्यू डालोगे तो N फिर से वही आएगा जो यहाँ पर आया, लेकिन इससे बहुत आसानी से निकल आया N हमारा, N इक्वल टू M1 इंटू ए, M1 इंटू एफ डिवाइड बाई M1 प्लस M2। फिर से ऑब्जर्व करें कि अगर आपने फोर्स लगाई M2 के ऊपर तो नॉर्मल एक्शन में M2 नहीं आया, M1 डिवाइड बाय M1 इंटू एफ डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो मास नहीं इंक्लूड करना है, दूसरे वाला मास इंटू एफ डिवाइड बाय M1 प्लस M2 या इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका आंसर है। चले आगे, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। 3 ब्लॉक हो गए तो क्या करेंगे? एक ब्लॉक ये रहा जी M1, दूसरा ब्लॉक ये रहा जी M2, और तीसरा ब्लॉक ये रहा M3, और फोर्स आपने लगाई M1 के ऊपर। सीधी सी बात है, F हम क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, क्योंकि सबकी एक्सेलरेशन सेम होने वाली है। एक ब्लॉक को धक्का मारोगे दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अलग एक्सेलरेशन से चलूँगा, सब कांटेक्ट में है। जो कि एक की एक्सेलरेशन होगी वो दूसरे की, वो तीसरे की, तो तीनों का एक सिस्टम बनाया जा सकता है, और बना लिया हमने, तीनों का एक सिस्टम बना लिया। ठीक, M1 M2 को धक्का मारेगा, और इसको हमने क्या बोल दिया? N1। तो यार M2 भी तो M1 को धक्का मारेगा, रिएक्शन फोर्स, इसको भी N1 बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन और इक्विवेलेंट ऑपोजिट। M2 M3 को धक्का मारेगा, N2, तो M3 भी तो M2 को धक्का मारेगा, ये भी तो N2 होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या इतना क्लियर हुआ जी? तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर N1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो M1 के ऊपर वही N1 बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर N2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो M2 के ऊपर वही N2 बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। हमने अब क्या किया? हमने फ्री बॉडी डायग्राम, सभी बॉडी का इंडिविजुअल डायग्राम, M1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्स है, एक F और एक M2 ने लगाई, कौन सी? N1 लगा दी, एक F लगा दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक N1 लगा दी बैकवर्ड डायरेक्शन में। F लगा दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और N1 लगा दी बैकवर्ड डायरेक्शन में। N1 इक्वल टू M1 इंटू ए, आगे वाली फोर्स बड़ी, पीछे वाली छोटी, नेट फ्रिक्शनल फोर्स आ गई F माइनस N1, F माइनस N1 इक्वल टू M1 इंटू ए, तो N1 आ गया F माइनस M1 इंटू ए, और ए हम निकाल चुके हैं, ए था F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, तो F माइनस M1 इंटू ए क्या आ गया? F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्व करिए इसको, N1 आएगा M2 प्लस M3 इंटू एफ डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 के बराबर। वही 3 रूल लग रहे हैं बार बार, शो ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस,
रिजॉल्व का यहाँ चांस ही नहीं मिल रहा है क्योंकि सारी फोर्सेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो रिजॉल्व किसको करेंगे। तीसरा रूल डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या F इक्वल टू एम है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F आगे वाली फोर्स बड़ी होगी तभी तो आगे एक्सेलरेट कर रहा है। F माइनस n1 इक्वल टू m1 इंटू ए, ये n1 आ गया, यहाँ ए की वैल्यू डाली, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, F से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा F इंटू m1 प्लस F इंटू m2 प्लस F इंटू m3 माइनस F इंटू m1, F इंटू m1 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, F कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, F कॉमन आया तो m2 प्लस m3 इंटू F डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर। अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो, और इसकी जब इक्वेशन बनाओगे, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है, पर सूद क्या बनाएगी इसकी इक्वेशन, वही आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो आगे वाली फोर्स बड़ी होगी, n1 माइनस n2 इक्वल टू m2 इंटू ए, और n1 आप फाइंड आउट कर चुके हो, इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन n2 का आंसर ज्यादा बढ़िया तरीके से इसमें से आएगा, क्यों, इसमें एक ही है, क्या, n2 इक्वल टू m3 इंटू ए, n2 इक्वल टू m3 इंटू ए, m3 इंटू ए क्या था, f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो n2 निकालना इसकी फोर्स इक्वेशन से ज्यादा आसान है, निकल इसमें से भी आएगा, पर यहां पर पहले हमें n1 डालना पड़ेगा जो पहले कैलकुलेट किया था, लंबा जाएगा, लेकिन इसमें से निकालेंगे तो सीधा आंसर आ रहा है n2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए के बराबर है, ये हमने निकाला हुआ है, f डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर। बैठ जाए, अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, मास सिस्टम का होता है, एक्सेलरेशन भी सिस्टम की होती है, और फोर्स होती है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर तो हमने इंडिविजुअल जब यहाँ अप्लाई किया तो ये नेट फोर्स थी, सिस्टम में मास क्या थे, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए कर दिया था हमने, और वहाँ से ए आ गया था। लेकिन अब हम इंडिविजुअल फोर्सेस की इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब सिस्टम में अब एक एक मास है बस, इस सिस्टम में m1 है, इस सिस्टम में m2 है, उस सिस्टम में m3 है, सबकी एक्सेलरेशन हमें पता है, ए के बराबर है। चलो आगे, इसी तरीके से दो ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तब भी सेम आंसर आएगा, बस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, टी, टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन लिखते हैं, एन नहीं लिखते, तो ये टी टेंशन इधर की और टी टेंशन इधर की। अब फोर्स कहाँ लगाई, यहां पर, क्या इक्वेशन बनाओ, दोनों के रस्सी से बंधे हुए दो मासेस की एक्सेलरेशन अलग हो ही नहीं सकती, सेम होगी, तो अंदर टी माइनस टी जीरो, तो बची एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए, और यहां से ए सीधा निकलता है। फिर उसके बाद इसकी अगर इक्वेशन बनाओगे इसकी, तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगी, टी, क्या बोलो, टी इक्वल टू m1 इंटू ए हमने निकाला हुआ है, m1 इंटू एफ डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो रस्सी से बंधे हुए मासेस का भी सेम आंसर आएगा, बस फर्क यह है कि वहां हमने n से रिप्रेजेंट किया था एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हो गया? चलो आगे। मैं शुरू करने लगा हूँ, एक फोर्स और इन्वॉल्व हो जाएगी। फ्रिक्शन शुरू करने लगा हूँ जी। फिर वापस आएंगे। फ्रिक्शन में कुछ अलग नहीं है, एक और फोर्स करवाने लगा हूँ और वही 3 रूल लगेंगे उसके बाद। पहला रूल शो ऑल द फोर्सेस, उसमें फ्रिक्शन भी शो करेंगे हम लोग जब होगी तो। दूसरा रूल रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन एंड परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन। और तीसरा अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लें। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लें बेटा सबसे पहले। फ्रिक्शन, it is defined as an opposing force. It is defined as an opposing force which comes into play when a body move or tends to move, चले या चलने की कोशिश भी करे, when a body move or tends to move over the surface of another body. When a body move or tends to move over the surface of another body. तो जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चले या चलने की कोशिश भी करे तो अपोजिंग फोर्स जो उसकी मोशन को नहीं बोलूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मोशन को अपोज करे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाना चाहता है और ये पीछे की तरफ एक्ट करे, चलने की कोशिश भी करे तब भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसी फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग। एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटानी है आप लोगों ने। क्या हम बोलते हैं? फ्रिक्शन अपोज द मोशन, ठीक बोलते हैं मंथन? तो क्या करती है? नहीं, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है कि नहीं? तो मोशन में आने की कोशिश कर रही है बॉडी तो तभी अपोज कर रही है ना। जो भी कोई मोशन होती है दुनिया में उसको फ्रिक्शन अपोज करेगी, मतलब मोशन अगर हो रही है तो। कोई और? फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती, फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मोशन को अपोज करती है। अगर आपके पास ये कोई बॉडी यहां पर है, ये कोई बॉडी अगर आपके पास है और इसको आप आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगी, इसकी मोशन को अपोज कर रही है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी अपनी मोशन को फ्रिक्शन ही कॉज करती है। अगर आप चलते हो, ध्यान दिया होगा कभी चलते कैसे हो, तो एक्शन लगाते हो पीछे ऐसे, ये पाँव होता है आपका, और ग्राउंड को धक्का मारते हो, मतलब आपका पाँव पीछे खिसकना चाहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे खिसकना चाहता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे एक्ट करती है और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें आगे लेके जाती है। तो हमें हमारी मोशन को कौन कॉज करता है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल तक नहीं पाएंगे। तो ये बोलना गलत होगा कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन अपोज
the motion of point of contact of the body. Friction oppose the motion of point of contact of the body. Point of contact आगे जाना चाहे तो फ्रिक्शन पीछे, पर यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? जूते का पीछे जाना चाहता है। आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारते हो, जूता पीछे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगती है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, तो वो गलत हो जाएगा। हमारी मोशन फ्रिक्शन ही कॉज करती है। हमारी गाड़ियों को भी फ्रिक्शन चलाती है। टू व्हील ड्राइव में आपके दो व्हील डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड रहते हैं। इंजन एक्सेल को घुमा रहा होता है और बहुत तेजी से घूमते हैं ये व्हील, और बहुत तेजी से घूमते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ जाना चाहता है? पीछे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जाना चाहता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे ऐड करेगी। तुम्हारी गाड़ी को चलाने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो अगर आप ये बोलते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन, तो गलत हो जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज क्या द रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हो। ये भी नोट कर लो। तुमने पहले क्या लिखा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और force of friction always oppose the relative motion between two surfaces in contact. The relative motion between two surfaces in contact. अब आ जाओ कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है जी? कॉज ऑफ फ्रिक्शन है, देखिए हमारे पास एक ओल्ड थ्योरी थी और एक अब मॉडर्न थ्योरी है। दोनों के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं जी। ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। ओल्ड थ्योरी क्या बोलती है? ओल्ड थ्योरी ये बोलती है कि आप किसी भी बॉडी का सरफेस देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, लेकिन जो आपको सबसे स्मूथ लगता है, जैसे ये माइका है बोर्ड के ऊपर लगा हुआ, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे इतने बड़े खड़े खड्डे नजर आएंगे इसमें। ऑल सरफेसेस आर सेरेटेड लाइक दिस, ऐसे ये देयर आर सेरेशंस ऑन द सरफेस। कितना भी स्मूथ दिखे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उस पर आपको सेरेशंस दिखेंगे। ठीक, सेरेशंस मतलब ये ऊबड़ खाबड़ सरफेस। तो सेरेशन दिखेंगी तो इसी पे थोड़ा दिखेंगी, फिर तो सारे सरफेसेस के ऊपर है, वो ऊपर भी है। अब सेरेशन अगर आपको दिख रही है तो वो ऊपर वाले सरफेस के ऊपर भी है और नीचे वाले सरफेस के ऊपर भी है। और ओल्ड थ्योरी ये बोलती है कि ये सेरेशन क्या करती हैं, ये इंटरलॉक हो जाया करती हैं। बेटा एक काम करो, मेरी पानी की बोतल नीचे ले आएगी, नीचे मेरे रूम में होगी, रूम में होनी चाहिए। तो नीचे से दूसरा पानी ले आओ। अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेरेटेड सरफेस। और सेरेटेड सरफेस में क्या बोल रहा है अब ये कि सेरेशन, जैसे ही एक बॉडी ऊपर वाली बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी ना, कोशिश भी करेगी, जरूरी नहीं कि मूव भी करे, कोशिश भी करेगी, तो सेरेशन इंटरलॉक हो जाती है ऐसे ऐसे। और अगर इंटरलॉकिंग हो गई तो फिर चलना मुश्किल है। सो दिस इंटरलॉकिंग ऑफ सेरेशन नाउ दैट इज कॉजिंग क्या? फ्रिक्शन विद। बस, थैंक यू बेटा। बस बस जाता हूँ। समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, आप कितना भी सरफेस स्मूथ देखोगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर लेके जाओ तो बड़े बड़े खड्डे नजर आएंगे उसमें ऐसे। और वो खड्डे जैसी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, अपोजिंग फोर्स होगी। इसी अपोजिंग फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। लिखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, according to our old theory, when a surface is observed under microscope, when surface of a body is observed under microscope,
It is always rough with serrations on it. serrations. It is always rough with serrations on it. बैठो नीचे. Sit down. With serrations on it. सारी bodies में ऐसा ही है. So when one body tend to move over the surface of another body, लिखें. When one body move or tends to move. When one body move or tends to move over the surface of another body, then these serrations get interlocked. These serrations get interlocked and cause an opposing force. And cause an opposing force which is known as force of friction. Which is known as force of friction. कीबोर्ड ही जाम हो गया, सब काम कर रहा है. Which is known as force of friction. ठीक है बेटा. अब ये ओल्ड थ्योरी थी, तो ओल्ड थ्योरी पे लोगों ने क्या किया कि अच्छा इस सेरेशन की वजह से फ्रिक्शन है, बोले घिसो इनको, स्मूथ करो सरफेस को. और उन्होंने स्मूथ करना शुरू किया, फ्रिक्शन कम होना शुरू हो गई. बोले फिर तो अगर ज़्यादा स्मूथ करेंगे, ओवर पॉलिश कर देंगे सरफेस को, सेरेशन ख़त्म कर देंगे तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए. और उन्होंने ऐसा ही किया, ओवर पॉलिश किया, सेरेशन ख़त्म कर दी, फ्रिक्शन पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, वो चलने को तैयार नहीं थे. अब ये लोगों की समझ में नहीं आया कि ओल्ड थ्योरी में कमी क्या थी. ओल्ड थ्योरी जब बोल रही है कि सेरेशन इंटरलॉक हो रही है, मान लिया सबने, लेकिन सेरेशन ओवर पॉलिश करके जब ख़त्म कर दी, फिर तो फ्रिक्शन ख़त्म होनी चाहिए थे ना, लेकिन वो ख़त्म होने के बजाय बढ़ गई. इसका मतलब ओल्ड थ्योरी में कुछ कमी थी, कुछ गड़बड़ थी. और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई फिर मॉडर्न थ्योरी. अब मॉडर्न थ्योरी में क्या है जी? मॉडर्न थ्योरी में मैं देखो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. रिपल्शन है ऊपर यहाँ पर इस एक्सिस पे, और नीचे वाले एक्सिस पे क्या है? अट्रैक्शन. किसके बीच की? एटम्स के बीच की. इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात कर रहे हैं. एक एटम तो हमने यहाँ रख दिया बेटा, बीच में न्यूक्लियस, आसपास कौन? इलेक्ट्रॉन्स. एक एटम हमने यहाँ रख दिया. दूसरा एटम हम बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, बहुत दूर से इस तरफ लेके आ रहे हैं दूसरा एटम. और बहुत दूर से जब इस तरफ दूसरा एटम लेके आ रहे हैं, तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगी. शुरुआत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगी, और जब ये एटम यहाँ पहुँचा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई. अरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी तो रुकेगा थोड़ा, वो तो और नज़दीक आएंगे. तो एटम और नज़दीक आने लगे, लेकिन जब और नज़दीक आने लगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगी. और ये वो डिस्टेंस था जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो गई. मतलब जब एटम यहाँ पर आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. केमिस्ट्री में तुम बॉन्ड बोलते हो इसको. जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, काफ़ी दूर थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, क्लोज आने लगे तो अट्रैक्शन बढ़ने लगी, और क्लोज आए अट्रैक्शन और बढ़ी. लेकिन जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्लोज आने लगे तो अट्रैक्शन कम होने लगी, और फाइनली फोर्स ज़ीरो हो गई. तो फिर ये अट्रैक्शन थी क्या की? कौन सी अट्रैक्शन थी ये? कौन सी अट्रैक्शन थी? चार्जेस में तो रिपल्शन भी होती है. एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव को रिपेल करेगा. हाँ, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे. तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव भी हैं. लेकिन जो बड़ी होगी दिखेगी तो वही ना, जो फोर्स बड़ी होगी दिखेगी तो वही. तो हुआ ये शुरुआत में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी थी, दिख वही रहा. ऐसा नहीं कि रिपल्शन नहीं थी, रिपल्शन भी थी, लेकिन वो कम थी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी. तो दिख रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये नेट फोर्स है. क्यों? अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी थी, रिपल्सिव फोर्स छोटी थी, तो नेट फोर्स है.
जब यहां पर आया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगी, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगी। क्यों? रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगी। और रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स यहां दोनों बराबर होगी, नेट फोर्स यहां जीरो हो गई। जहां नेट फोर्स जीरो हो गई वहां पर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, और दोनों चिपक लिए एक दूसरे के साथ ऐसे। ये पेन के मॉलिक्यूल अगर आपस में चिपके हुए हैं तो ये आर नॉट इस डिस्टेंस पे, आर नॉट डिस्टेंस बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये इस पेन के अगर मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं, आर नॉट डिस्टेंस पे हैं, और ये कंफर्टेबल पोजीशन में, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रेच हो गया, माइक्रोमीटर से हुआ चाहे लेकिन हो गया, मिलीमीटर से हुआ लेकिन हो गया जब मैंने फोर्स लगाई। पर फोर्स लगाई तो मैंने एटम के बीच की सेपरेशन बढ़ा दी। सेपरेशन इनके बीच की आर नॉट थी, है ना बेटा, लेकिन मैंने बढ़ा दी। जैसे ही सेपरेशन बढ़ाई फिर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी हो गई। जैसे ही मैंने सेपरेशन बढ़ाई मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी हो गई। और जैसे ही मैं इस फोर्स को रिलीज करता हूं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने फिर इसको आर नॉट डिस्टेंस पे फिर ले आया। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको कंप्रेस करता हूं। कंप्रेस करता हूं तो मैंने जब फोर्स लगाई तो मेरी फोर्स बेकार नहीं जाएगी, कंप्रेस हो गया। माइक्रोमीटर से हुआ, नैनोमीटर से हुआ, हो गया कंप्रेस। लेकिन जब कंप्रेस हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गई इनके बीच में। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये कंप्रेस हो गया था लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन आ चुकी है दोनों के बीच में। जैसे मैं इस फोर्स को रिलीज करूंगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन इसकी ओरिजिनल लेंथ फिर से रिगेन करवा देती है। समझ रहे बात को? खैर मैं बोलना ये चाहता हूं कि एटम्स के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब उनके बीच में दूरी भी है ना, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉजिंग अपोजिंग फोर्स विच इज नोन एज फ्रिक्शन। ये मेरे हाथ में पेन है, पकड़ लिया मैंने, फ्रिक्शन की वजह से मेरे हाथ में है ना, तो फ्रिक्शन क्या हुई? मेरे हाथ के एटम और पेन के एटम के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। जोर से पकड़ता हूं जितनी जोर से, तो मेरे हाथ के एटम और इसके एटम क्लोज आ गए, और ज्यादा क्लोज आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगी, और इसी वजह से इसको छुड़ाना मुश्किल। तो मेरे हाथ में अगर पेन है तो फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन और कुछ नहीं है, एटॉमिक इंटरैक्शन है, ये बोलती है मॉडर्न थ्योरी। तो लिखें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी according to modern theory there is force of attraction between the atoms oblique molecules of the two surfaces in contact. The atom oblique molecules between the atoms oblique molecules of the two surfaces in contact. Atom oblique molecules of the two surfaces in contact. This force of attraction. अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से एटम दे गेट कोल्ड वेल्डेड विद ईच अदर। अट्रैक्शन है बेटा, दे गेट कोल्ड वेल्डेड विद ईच अदर। अब उसको अगर धक्का मारोगे तो उस कोल्ड वेल्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, अपोजिंग फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी, और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या लिखा आप लोगों ने? क्या लिखा? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गेट्स भी लिखा है क्या? This force of attraction cause the two surfaces to get cold welded with each other. जैसे वेल्डिंग होती है ना, तो यहाँ कोल्ड वेल्ड बोल रहे हैं हम लोग, get cold welded with each other, which offer opposition when one body move or tend to move over the surface of another body, which offer opposition क्या लिखा? Opposition when one body moves or tends to move over the surface of another body.
तो मॉडर्न थ्योरी का मानना है कि एटॉमिक इंटरेक्शन की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ये एक्सप्लेन अब उसको भी कर पाती है जो फिनोमेना ये नहीं कर पा रही थी, कि भाई अगर ओवर पॉलिश कर दिया जाए ना तो एटम, अभी तो क्या था, अगर नहीं कर रहे हैं पॉलिश, देखो कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ तो कॉन्टैक्ट ही नहीं, यहाँ भी कॉन्टैक्ट नहीं है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर है, और मतलब पूरे सरफेस में कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 या 3 है बस, और सारा का सारा वेट इन तीनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर है, तो आपस में वो क्या, आपस में वो कोल्ड वेड हुए पड़े हैं, ठीक है, फ्रिक्शन है जी। लेकिन जब सारा सरफेस आपने स्मूथ कर दिया तो सब एटम कांटेक्ट में आ गए, और सब एटम कांटेक्ट में आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना, और वो ओवरऑल बढ़ गई तो अपोजिशन भी बढ़ गई। अब मॉडर्न थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर पा रही है कि अगर ओवर पॉलिश कर दी जाए सरफेस को तो फ्रिक्शन बढ़ क्यों जाती है। ठीक है बेटा, हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं जी, और फ्रिक्शन, ये रही फ्रिक्शन, डेफिनेशन आप मेरे ख्याल लिख चुके हो। इट इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फिर से लिखनी है, फिर से लिख लो। इट इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, इट इज अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body move or tends to move over the surface of another body। चले या चलने की कोशिश भी करे तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई। ऐसा नहीं कि चले तभी, चलने की कोशिश भी करे तब भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। ये भी लिख लेना कि फ्रिक्शन हमारे पास बेटा दो टाइप की होगी, एक होगी सॉलिड फ्रिक्शन, और सॉलिड फ्रिक्शन इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है, और दूसरी होगी फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी बोलते हैं, वो बहुत आगे पूरा चैप्टर आएगा, ये हमने यहाँ डिस्कस नहीं कर रही है। तो हम सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, और सॉलिड फ्रिक्शन हमारे पास 3 टाइप की होती है। तो फ्रिक्शन आएगी 2 टाइप की, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड सॉलिड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी बोलते हैं, पूरा चैप्टर आएगा आगे, यहाँ पे हम डील नहीं करेंगे उसके साथ, हम इस चैप्टर में डील करेंगे सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में। और सॉलिड फ्रिक्शन फर्दर 3 टाइप की, कौन कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। सबसे पहले बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम क्या बोलेंगे जी, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना बेटा, पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अपोजिंग फोर्स, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। इट इज अपोजिंग फोर्स, लिखो, इट इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले it is opposing force which comes into play when one body tends to move नहीं है, अब यहाँ तो था ना tends move और tend to move, आप सिर्फ एक लिखवा रहा हूँ, tends to move over the surface of another body, मतलब बॉडी रेस्ट में है, वो चलने की कोशिश कर रही है। when one body tends to move over the surface of another body, चलने की जब कोशिश करे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये है, ये कोई बॉडी हमारे पास है, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊँ अगर, और ऐसा घर में तुमने कई बार किया है, कोई अलमीरा है ना, या कोई और बॉडी है, उसके ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो उसको चलाने के लिए। अब देखिए जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन की, मान लो मैंने फोर्स लगाई, फ्रिक्शन बोलती है ले मेरी भी 1 न्यूटन, चलती नहीं है, कहाँ चल रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ नहीं चल रहा है, और फोर्स बढ़ाई अब भी नहीं चली। तो जितनी फोर्स मैं लगाऊंगा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलती है ले मेरी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी। ये थोड़ा हल्का है, थोड़ा जल्दी चल पड़ेगा, लेकिन एक और बढ़िया सा एग्जांपल आप लोगों के पास है, इंडिया में घरों में
सभी जगह एक जैसा ही होता है। बेड बॉक्स सबने रखे होते हैं, और बेड बॉक्स रखे बनाए गए होते हैं शुरुआत में वो क्विल्ट रजाइयाँ रखने के लिए, कंबल रखने के लिए। बाद में आसपास में घर में जो भी अजीब सा सामान लगता है कि किसी को गेस्ट को दिखना नहीं चाहिए, वो उसमें ठोकना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना भर जाता है, क्योंकि बोले बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठोको इतना अंदर इसको। और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना भर जाता है कि बाद में उसके नीचे एक दिन 4-5 साल के बाद ख्याल आता है इसके नीचे तो बहुत कुछ जमा हो गया है, साफ़ करना पड़ेगा इसको। तो और साफ़ करने के लिए उसको एक आदमी खिसकाने लगता तो खिसकता नहीं है, सारे घर का तो जो कूड़ा कबाड़ नज़र आया अपने उसमें बंद कर दिया हुआ, भारी हो गया बहुत ज़्यादा। एक बंदा फोर्स लगाता है, हार जाता है, हिलता नहीं है, फिर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। कोई दीवार के साथ सट के लगता है, टांगों से जोर रहा है, कोई हाथ से लगा होता है, कोई टांगों से लगा होता है। और फाइनली सब जब मिलके जोर लगाते हैं तो पहले तो चलता खिसकता नहीं, लेकिन जब खिसकता है तो ऐसा लगता है अब तो आसान है, चलने लगा तो आसान है, लेकिन शुरुआत में खिसकाना मुश्किल है ना। तो शुरुआत में क्या हुआ, आपने जितनी फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलती ले मेरी भी इतनी फोर्स, तू कर क्या करता है। तुमने 5 न्यूटन लगाई, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन बोले ले मेरी भी 5 न्यूटन। तुमने 10 कर दी, बोले मेरी ले, तुमसे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर मेरे से ऊपर गई तो मेरे होगा क्या, मैंने 5 न्यूटन लगाई, ये 10 न्यूटन हो गया, तो मेरे सिर पे गिरेगा के, मेरे ऊपर गिरेगा के। बेटा छिपक लिए नीचे, इतनी सी छिपक लिए, तेरा क्या बिगाड़ लगी है। अरे यार चलो, नहीं मारी है, वो उल्टी हुई है। तो उसको अगर जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं, उतनी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलती है मैं भी इतनी हूं, कर ले क्या करना भाई, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। एक टाइप के दोनों में लड़ाई हो रही है तुम्हारे और फ्रिक्शन के बीच में, या तुम जीतोगे या फ्रिक्शन जीतेगी। अगर तुम जीत गए तो बॉडी चल पड़ेगी, मतलब तुमने, उसकी एक लिमिट है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी एक लिमिट है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा थोड़ी सी भी फोर्स लगाई तो बॉडी चल पड़ेगी, लेकिन उतनी फोर्स लगाने की हिम्मत अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बॉडी नहीं चलेगी, फिर फ्रिक्शन जीत गई। ये हर केस में होता है, ठीक है। अलमीरा कोई घर में खिसका रहे हो तो तुम फोर्स लगाते हो, शुरुआत में लगता है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम उसको खिसका देते हो फाइनली, पूरा जो ताकत लगा के। और ये भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि शुरुआत में खिसकाना मुश्किल था, लेकिन जब खिसकने लगी तो ऐसा लगता है अब फोर्स कम हो गई है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है। फिर भी चलो देखिए, वापस आते हैं हम लोग, कहाँ भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेशन लिख ली। तो जब बॉडी चलने की कोशिश करे तो बोल रहे बेटा हम स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी चलने की कोशिश करे तब बोलते हैं हम क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितनी आपने फोर्स अप्लाई की उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आपने 10 न्यूटन अप्लाई की तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है। आपने 15 न्यूटन अप्लाई की तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब मान लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी 50 न्यूटन है, राइट, तो 50 न्यूटन तक फ्रिक्शन गेम खेलेगी तुम्हारे साथ। तुमने 30 न्यूटन अप्लाई की, फ्रिक्शन बोलेगी ले मेरी भी 30 न्यूटन। तुमने 45 कर दी, फ्रिक्शन बोलेगी ले मेरी 45। तुमने 50 कर दी, फ्रिक्शन बोलेगी ले मेरी 50। नहीं चली, लेकिन 50 से थोड़ी सी भी ऊपर अगर कर दी तो फिर बॉडी, उस टाइम बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिसाइड करेगी कि बॉडी को तुम कब चला सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया बेटा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बस ये फॉर्मूला लाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक पहली डेफिनेशन लिखो, ये बाद में लिखते हैं। इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना बेटा, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले। It is the opposing force which comes into play when one body is at the verge of moving on the surface of other body, is at the verge of moving, चलने वाली है बस, is at the verge of moving on the surface of other body.
when one body is on the verge of moving on the surface of other body. दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रेस्ट पे है, चल नहीं रही है. तो मैक्सिमम जब तक बॉडी चल नहीं रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी ना, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, सेकंड डेफिनेशन लिखोगे मैक्सिमम और करके लिखोगे इसको, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. पहला आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी चलने की कोशिश कर रही है तब. जब चलने वाली है बॉडी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब चल पड़ी तो काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन. यहां तक लिख लिया बेटा? यहां तक तुमने लिख तो दिया, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होता है बेटा क्या? एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इज म्यू, क्या रीड करोगे इसको बेटा? म्यू, एम यू, म्यू, कुछ और नहीं, म्यू. तो म्यू क्या है? म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये अलग अलग सरफेसेस के बीच में अलग होता है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है. गिवन होगा प्रॉब्लम में कि इन दो सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला हमने इसको म्यू एस. एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, मतलब एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी. ये बोला था मैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि नॉर्मल रिएक्शन अभी तो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन आएगी नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा नया वीवीआईपी होगा. क्योंकि जब तक रूल क्या है? शो ऑल द फोर्सेस. अबे शो ऑल द फोर्सेस का मतलब है लिखो कितनी फोर्स है. और जब तक म्यू पता नहीं होगा तो फ्रिक्शन पता, एन पता नहीं होगा तो फ्रिक्शन पता नहीं चलेगी. लिखोगे क्या? सबसे पहला काम ही होगा एन फाइंड आउट करने का. एन फाइंड आउट करोगे तो फ्रिक्शन आएगी, फिर करोगे ना पहला रूल ऑफ शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो आपका नॉर्मल रिएक्शन नया वीवीआईपी है अब इस चैप्टर में, जिसको आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ताकि आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सको और अपना रूल अप्लाई करोगे कि शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. नैन आ गया बेटा? नॉर्मल रिएक्शन है ना. आगे आगे काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन. डेफिनेशन लिखें, इट इज दैट अपोजिंग फोर्स. वही सेम समझ डेफिनेशन है. इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले. सभी में एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहा है. इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले when one body actually move over the surface of another body. Move बोल रहा हूँ बेटा, स्लाइड वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, रोल बोल रहा हूँ. Move. When one body actually move over the surface of another body. जब चल पड़े एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर, उस टाइम जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी, now that friction is known as क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है जी. एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन बेटा, वेयर म्यू के इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. थोड़ा सा कम होता है म्यू के की वैल्यू म्यू एस से, लेकिन अगर नहीं दिया, अगर दिया है ना बेटा, म्यू एस अलग दिया है किसी क्वेश्चन में, म्यू के अलग दिया है किसी क्वेश्चन में, तो फिर उसका यूज करिए. आप लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग निकालो, काइनेटिक फ्रिक्शन अलग निकालो. लेकिन अगर एक ही म्यू दिया ना तो वो क्या बोलना चाहता है कि यार भाई दोनों बराबर ही हैं, म्यू एस और म्यू के बराबर ही हैं, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर ही है. फिर आप सिंपल प्लेनली क्या बोलोगे? एफ इक्वल टू म्यू एन. यही फॉर्मूला यहां लगाओगे और यही फॉर्मूला यहां लगाओगे. फिर नहीं बोलोगे एफ एल और एफ के. अगर म्यू एस और म्यू के अलग दिया है तो एफ एल आ जाएगा म्यू एस इंटू एन और एफ के आ जाएगा म्यू के इंटू एन. पर अगर एक ही म्यू दिया है ना तो वो क्या बोलना चाहता है तुमसे कि भाई दोनों फोर्सेस अप्रोक्सीमेटली सेम है. ठीक है बेटा, दोनों फोर्सेस अप्रोक्सीमेटली सेम है. अब काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन फर्दर दो टाइप की, यहां तक कर लिया बेटा.
काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन फर्दर दो टाइप की, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखें, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन फर्दर दो टाइप की। पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखें, वहीं से शुरू होगी, वही दो लाइन से शुरू होने वाला है। इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले। It is the opposing force which comes into play when one body slide over the surface of another body. When one body slide over the surface of another body. ऊपर क्या लिखा था? मूव, है ना? मूव, चलना, कैसे भी चल सकता है। यहां एक्चुअली स्लाइड, ऐसे, ये स्लाइड। मूव तो रोल भी हो सकता है ना बेटा, मूव तो किसी को भी मूव बोल सकते हैं, स्लाइड तो स्लाइड ही करना पड़ेगा ना। तो इट इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एफ म्यू एन के बराबर, या एफ के होगा तो म्यू के इंटू एन बोल सकते हो। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बोलोगे? इट इज द अपोजिंग फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन में लिखे भाई, rolling friction में it is the opposing force which comes into play when one body roll on the surface of another body. When one body roll on the surface of another body. roll the surface of another body. ये कुछ ऐसे होगा जी, ये बॉडी जब ये इस सरफेस पे चली तो होता क्या है? वेट होगा ना बेटा इसका, है ना? वेट की वजह से यहाँ इस सरफेस को दबा देती है, ये वाला हिस्सा दब जाता है और ये वाला हिस्सा उठा रहता है ऐसे, और यहाँ एक हम्प सा बन जाता है। हम्प बनेगा तो हम्प इसकी मोशन को अपोज करेगा। रोलिंग फ्रिक्शन इस हम्प की वजह से होती है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस वजह से? एटॉमिक इंटरैक्शन की वजह से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एटम एक्चुअली कांटेक्ट में, वो स्लाइड करना चाहते हैं, एटम कांटेक्ट में, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन रोलिंग में क्या है? रोलिंग में भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम है। ये रोलिंग बॉडी ऐसे होगी, और इसको कैसे रोल करना है? ऐसे, ऐसे। तो आगे जाना है, स्लाइड करना मुश्किल है क्योंकि लगातार कांटेक्ट पॉइंट बने हुए हैं, लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पूरे एरिया में। लेकिन रोलिंग बॉडी तो ऐसी है, कांटेक्ट पॉइंट कम है और वो भी तोड़ने आसान है, ऐसे चलना है उसको आगे। दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, ऐसा ही है, रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्चुअली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन डिवाइड बाय आर। एन तो नॉर्मल डायरेक्शन ही है, लेकिन आर है रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी। जैसे जैसे रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रोलिंग फ्रिक्शन कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन कम होती जाएगी। वैसे भी रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल, रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा पानी है और बस। और यही रीजन है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। टायर घूम रहे होते हैं बेटा, अब टायर को घुमाने के लिए वो शाफ्ट होती है इंजन से जो कनेक्टेड है, घूमती है, लेकिन अगर वो लगातार शाफ्ट घूमती रहे, जब टायर नहीं भी चलाने तब भी घूम रही है, वो न्यूट्रल जब हम करते हैं गाड़ी को, वो तो शाफ्ट तो तब भी घूम रही है क्योंकि इंजन से पावर आ रही है।
तो लेकिन अगर वो घूमती रहेगी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि शाम तक खत्म हो रही हो शाफ्टिंग। तो उसको क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग लगाए होते हैं ना, देखें बॉल बेयरिंग, तो उससे अटैच की होती है और वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर कम करनी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो कम की जा सकती है, काफ़ी कम। जरा ये देखें जी, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एफ इक्वल टू म्यू एन नहीं लगता, बार बार बोल रहा हूं, समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक ही रूल है, क्या? अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही रूल है बस। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये फ्रिक्शन है और ये पुश या पुल है जो आप लगा रहे हो। एक एक्सिस पर पुश या पुल है और दूसरे एक्सिस पर क्या है जी, फ्रिक्शन है। तो इस एक्सिस पर पुश या पुल और इस एक्सिस पर फ्रिक्शन। आपने जीरो था पहले पुश या पुल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो, देख पा रहे हो? जब जीरो है पुश या पुल तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो। मतलब अलमीरा आपके कमरे में है तो वो फ्रिक्शन नहीं लगा रही है, काहे को लगानी, पर तुमने जैसे ही धक्का देना शुरू किया फ्रिक्शन बोले है मुझे हिलाएगा, हिला कैसे हिलाता है? तुम 5 न्यूटन लगा रहे हो, फ्रिक्शन बोलती ले मेरा 5, वो गेम खेलना शुरू कर देगी। तुमने 10 न्यूटन की फ्रिक्शन बोलती ले मेरी भी 10 न्यूटन, हिला कैसे हिलाता है? अब दोनों उसको जीतना पड़ेगा आपको। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं की तब तक नहीं हिलने वाली वो। तो आप क्या करते हो, पुश या पुल बढ़ाते हो। अरे भाई पुश या पुल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, पुश या पुल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, पुश या पुल और बढ़ाए तो फ्रिक्शन और बढ़ी, लेकिन कब तक बढ़ेगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ेगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है ना आपके पास, है म्यू एस इंटू एन, ये है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एस इंटू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस आपको दिया होगा, नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे, म्यू एस इंटू एन आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है अप्लाइड फोर्स ना, तो बॉडी नहीं चलेगी। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन जीत गई, बॉडी नहीं चलेगी। बॉडी अगर चल नहीं रही है तो रूल है अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, याद रहेगा। लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से मामूली सी भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तुमने तो बॉडी चलेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, थोड़ी सी कम होगी लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। मैंने बताया ना आपको कि आपका जो बेड बॉक्स है शुरुआत में तो पूरा परिवार लगा होता है उसको घसीटने में, लेकिन जैसे ही वो चलता है तो फिर चलता चला जाता है, चलता है तो फिर ऐसा लगता है यार पहले फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी थी, करनी पड़ रही थी, अब फोर्स हमें ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है जी, अब फोर्स ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू के इंटू एन। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या, या दो टाइप की थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू के इंटू एन इसके लिए फॉर्मूला है, रोलिंग फ्रिक्शन के म्यू आर इंटू एन अपॉन आर के बराबर फॉर्मूला है। तो हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया जी। एक प्रॉब्लम देने लगा हूं अब मैं आपको, और प्रॉब्लम ये रही, ये रही जी बॉडी, और इसके ऊपर आपने लगा दी फोर्स। फोर्स लगाई आपने 35 न्यूटन बेटा, कितनी लगाई जी, 35 न्यूटन। इसका मास है 10 kg, कितना है 10 kg, और म्यू आपके पास है 0.4। जब म्यू एक ही दिया है तो मतलब म्यू एस और म्यू के अप्रोक्सीमेटली सेम है, म्यू एस भी इसी को मानोगे, म्यू के भी इसी को मानोगे। अगर अलग अलग दिए होंगे, म्यू एस अलग दिया होगा, म्यू के अलग दिया होगा, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग निकालोगे और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग निकालोगे। तुमसे पूछा गया है
Find force of friction acting on the body. Find force of friction acting on the body. थोड़ा जल्दी करें जी. Find force of friction acting on the body. हाँ जी, क्या आई? 40 आई. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 40 आ गई. कितनी आई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? दिमाग काम नहीं करता, मतलब दिमाग काम नहीं करता. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास आई 40. कौन सी है? अरे भाई ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन यहां तक तुम्हारे साथ गेम खेल सकती है 40 न्यूटन तक, लेकिन तुमने अप्लाई की 35 न्यूटन, बॉडी नहीं चलेगी. लिमिटिंग फ्रिक्शन है 40. मतलब फ्रिक्शन यहां तक 40 न्यूटन तक तुम्हारे साथ गेम खेलेगी. बोले तेरी 35 तो मेरी भी 35, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर 40 नहीं है, 35 है. बिकॉज द बॉडी विल नॉट बी एबल टू मूव. जब तक 40 न्यूटन से ऊपर नहीं लगाओगे तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी. और बॉडी अगर रेस्ट में, तो एक ही रूल है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कितनी बार बताना पड़ता है? दिमाग नाम की चीज ही नहीं है. कोई 10 बार जानबूझ के बताया क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल पूछना था. 5 बार तो कम से कम बोला है मैंने कि इसके लिए कोई रूल नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए. अगर बॉडी चल नहीं रही है तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है. अब क्लियर हो गया? मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है. नंबर 1, बाय पॉलिशिंग. सरफेस को पॉलिश करोगे तो सरेशंस रिमूव की जा सकती हैं, थोड़ा कम हो जाएगा जी. सरेशन रिमूव अगर हो गई तो फ्रिक्शन थोड़ी कम. और अगर हम बोर्ड थ्योरी पे बात ना करें, न्यू थ्योरी पे बात करें, तो वहाँ भी सरेशन को रिमूव करने पे एक्चुअली कॉन्टैक्ट पॉइंट बढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना. तो प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम हो जाएगा तो दोनों के प्रेशर कम हो जाएगा ना बेटा. तो दो एटम का जो कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ पे वहाँ प्रेशर कम हो गया तो थोड़ा सेपरेशन दूर हो जाएगी. सेपरेशन दूर हो जाएगी तो क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी. आप ऐसा बोल सकते हो. पॉलिश करने से फ्रिक्शन कम की जा सकती है, लेकिन ये भी याद रखें ओवर पॉलिशिंग से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि उसके इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है. ल्यूब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम की जा सकती है. जैसे डोर होते हैं, डोर पे जो हिंज होते हैं ना, उन पे आप मशीन ऑयल थोड़ा सा डालो तो आराम से स्मूथली मूव करने लगता है. अटका हो ना डोर कहीं पे, चल नहीं रहा है ढंग से, फंस रहा है, तो आप उसमें मशीन ऑयल डालिए और लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम की जा सकती है. मशीन, जो सिलाई मशीन हो या कोई और मशीन हो, वो अगर जाम हो गई है, मोटर जाम हो गई है, तो उसमें लुब्रिकेंट डालिए आप, फ्रिक्शन कम हो जाएगी और आराम से चलना शुरू हो जाएगी. प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. हर दो मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन अलग होती है, तो प्रॉपरली कुछ ऐसा सूटेबल मटेरियल हम चूज़ कर सकते हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन कम हो. बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द बॉडी. अब जो तुम्हारी गाड़ी होती है ना भाई, ऐसी शेप होती है उसकी जानबूझ के, क्योंकि आगे से हवा जब आएगी तो टकराएगी और अपोज करेगी. फिर ये भी इसके एटम और बॉडी के एटम के बीच भी आपस में टकराएंगे, लेकिन ओवरऑल ये वेलोसिटी है इसके पास. ये फ्रिक्शन कौन सी है? विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, विस्कस ड्रैग.
लिक्विड फ्लूइड की फ्रिक्शन। तो ये टकराएगी, लेकिन गाड़ी की शेप जानबूझ के ऐसी रखी जाती है ताकि ये हवा आराम से यहाँ से निकल जाए, ज़्यादा अपोजिशन ऑफर ना करे। तो स्ट्रीमलाइनिंग द शेप द बॉडी से भी फ्रिक्शन कम की जा सकती है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग से क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, क्या बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आगे कुछ एक मेथड फ्रिक्शन रिड्यूस करने के। अब एक और फोर्स हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगी। रूल नहीं बदलेंगे, लेकिन रूल वही रहेंगे। 3 रूल थे, वही 3 रहेंगे। कौन कौन से? शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। अभी एक और मोशन आएगी, सर्कुलर मोशन, एक और फोर्स आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन रूल फिर नहीं बदलेंगे, रूल फिर वही रहेंगे। वो 3 रूल आपके साथ साथ चलेंगे। 3 टॉपिक होंगे, 3 चैप्टर होंगे। वर्क पर एनर्जी में भी फोर्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वहाँ और कई फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रूल नहीं बदलेंगे, रूल यही 3 रहेंगे। चल ही नहीं रहा है कीबोर्ड, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता बॉल बेयरिंग से कैसे कम हो जाती है। जय बेटा। ये बेटा बॉल बेयरिंग। ये बना, अब बीच में बॉल्स आ गई, बाहर वाले को घुमाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेगी, बड़े आराम से स्मूथली चल पाएगी। ये कर दिया, ऊपर से कवर कर दिया। अब देखो, इसको स्लाइड करना बहुत आसान है, रोल करना आसान है। स्लाइड करना होता तो स्लाइड करना मुश्किल होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन रोल करते हुए आराम से रोल करवाया जा सकता है। हाँ, रोल आराम से करवाया जा सकता है भाई। अंदर बॉल बियरिंग है, अगर ये डायरेक्ट स्लाइड करता ना इसके ऊपर, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती, शायद ये जल जाता है, मेटल भी जल जाता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती। लेकिन हुआ ये कि बॉल बीच में थी तो बॉल रोल करती रहती हैं,
बाहर वाला सरफेस घुमाएंगे ना तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में बॉल रोल करेंगी, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक है बेटा, ये अंदर ऐसी जैसी बॉल होती है। आप बाहर वाले को स्लाइड करेंगे बहुत देर तक, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, बहुत देर तक बाहर वाला घूमता रहता है। और अगर बॉल बीच में ना होती, उसको हम स्लाइड करवाना चाहते तो थोड़ा सा चलाने के लिए बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, बिकॉज स्लाइडिंग फोर्सेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। चलें भाई आगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए सुने। देखिए भाई, हमारे पास एक बॉडी है, ध्यान सुनना, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसको हमने पुल करने की कोशिश की, कुछ फोर्स लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इतनी फोर्स लगाई कि इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ये चलने वाला है, बस चलने वाला, तो कौन सी फोर्स ऐड करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतनी फोर्स लगाई द बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग, तो कौन सी फोर्स होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी एक तो। दूसरी कौन सी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन भी बेटा कांटेक्ट की वजह से फोर्स आई है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कांटेक्ट की वजह से। अगर कांटेक्ट छूट जाए तो ना तो फ्रिक्शन होगी ना नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ कांटेक्ट की वजह से दो फोर्सेस आई, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। पुल तो हमने लगाना है, वो ग्राउंड के कांटेक्ट की वजह से नहीं है, तो पुल थोड़ी देर छोड़ दीजिए। हमने इतना पुल लगाया, द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, तो भाई कांटेक्ट की वजह से ग्राउंड से दो फोर्सेस आई, एक एफ और एक एन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो उसको क्या बनेंगे, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो एस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ये थीटा को ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल विच द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। कब, व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, जब बॉडी चलने ही वाली है। मेरी बात सुन समझ, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, एंगल विच द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, एस है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। कब, व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। The angle which the resultant contact force makes with a normal reaction when the body is at the verge of moving is known as angle of contact. तो कांटेक्ट, ग्राउंड के कांटेक्ट की वजह से दो फोर्सेस आई, फिर बोल रहा हूं, एक आया नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी आई लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों का रिजल्टेंट निकाला, उसको बोला हमने एस, और एस बोला रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। और डेफिनेशन क्या आ गई, एंगल विच द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। कब, व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, जब बॉडी चलने वाली है, इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी कुछ रही होगी, ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है, ये क्या आ गया बेटा, एफ एल इक्वल टू म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर। ये म्यू एन है, ये एन है, तो टेन थीटा क्या आ गया, म्यू एन अपॉन एन। टेन थीटा आ गया म्यू एन अपॉन एन, म्यू के बराबर। बस यही इंपॉर्टेंस है। जब उसको म्यू नहीं ना देना होगा, आपको न्यूमेरिकल करवा रहा है लेकिन म्यू नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि तुम खुद म्यू निकालो, तो क्या बोलेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बॉडी इज 30 डिग्री। तो इनडायरेक्टली उसने क्या बोल दिया, म्यू इज इक्वल टू 1030, ताकि आप वहाँ से फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, और जो भी उसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है, कुछ और करना है, वहाँ से कैलकुलेट करो। तो म्यू जब हिडन तरीके से आपको बताना चाहेगा किसी न्यूमेरिकल में, तो अब आपको वो क्या देगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करेगा। इम्पल्स क्या होते हैं बेटा, इम्पल्स है जी, ये तेरे को घर में जाके समझ में आ जाता है, सोए सोए लिखा होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ इसको।
ढंग से नहीं सकता, स्कूल में किसने नंबर देने तेरे को, किससे पढ़ा जाएगा, जीरो पकड़ाएगा वो हाथ में, ठीक है, लिखा जाता। क्या होती है इम्पल्स, इम्पल्स क्या होती है, खड़ा हो जा, पिछला अक्षर पढ़ क्यों नहीं आता, तो बोलो इम्पल्स क्या होती है, पढ़ना नहीं, बस उसकी कसम खाई है, और बाकी जो मर्जी करा लो, पुट्ठे काम जितने मर्जी करा लो, है ना, पढ़ना नहीं है बस। तो 10 थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर आ गया, क्या बोला मैंने, जो न्यूमेरिकल में कहीं आपको वो म्यू नहीं देगा तो आपको वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा। क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा, क्या ये क्या आ गया, एस क्या आ गया, रिजल्टेंट ऑफ एन एंड क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे भी बोलते हैं एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ क्या बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया ना, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक और डेफिनेशन लिख लो, वन मोर डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ क्या बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। Angle of friction is also defined as, angle of friction is also defined as the angle which the resultant of limiting friction, the angle which the resultant of क्या, limiting friction and normal reaction mix with the normal reaction, angle which the resultant of limiting friction and normal reaction mix with the normal reaction। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। और पर्पस क्या है, सिर्फ एक कि न्यूमेरिकल में जब उसने म्यू नहीं देना होगा ना तो आपको बोलेगा जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री या 60 डिग्री, ताकि म्यू आप वहाँ से निकालो, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक। क्या बेटा, एस ना, एस, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक। क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट से दो फोर्सेस आई, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक एन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एस। दो ही हैं कॉन्टैक्ट से जो फोर्सेस हैं। एम जी कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं है, वो तो कहीं भी बॉडी को लटका दो, एम जी तो नीचे ऐड करना है, वो अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं है। कॉन्टैक्ट की वजह से दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, और इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आपके पास आएगा क्या बेटा, म्यू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। यहाँ पर ना बॉडी ऊपर उड़ रही है ना नीचे जा रही है, तो एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो एस कितना आ गया, म्यू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर अंडर रूट। दो वेक्टर अगर राइट एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ही आता ना। वही तो किया, म्यू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर अंडर रूट, एम जी स्क्वायर कॉमन आ गया, एम जी अंडर रूट से बाहर निकल गया, अंदर क्या बना, म्यू स्क्वायर प्लस 1, एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, म्यू जीरो होगा, तो एस इक्वल टू एम जी आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ कौन सी बच जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि एम जी के बराबर होगा। जब म्यू जीरो होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बच जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी के बराबर आ गई। तो रेंज ऑफ एस कैन बी गिवन बाय एस ग्रेटर देन एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एंड लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। या तो एम जी से बड़ा या उसके बराबर होगा, और लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1, एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। म्यू अगर जीरो हो जाए तो फ्रिक्शन गई, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही बच गई, नॉर्मल रिएक्शन, और एन एम जी के बराबर है।
तो मिनिमम वैल्यू एस की एम जी के बराबर होती है, मैक्सिमम एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होती है। वही हमने लिखा कि एस की कोई आपसे रेंज पूछे कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स की रेंज क्या होती है, तो ऐसा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। इस अटेंडेंस शीट ने सबने नाम लिख लिया बेटा, सबके नाम आ गए? हाँ, चलो आगे। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिस्पांस भी बोलते हैं इसको। इसका पर्पस भी यही है, जब उसने म्यू नहीं देना होगा तो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिस्पांस दे देगा। ये इंक्लाइन प्लेन है भाई, एक एंगल थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और इसके ऊपर एक बॉडी आपने रख दी। आप अच्छे से जानते हो क्या, एम जी ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? नॉर्मल एक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? ये भी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा, ये भी ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आएगी, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आएगी, तो ये भी थीटा होगा। फिर हम क्या बोलते हैं, शो ऑल द फोर्सेस। तो एम जी शो कर दिया, नॉर्मल एक्शन शो कर दिया, फिर रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। किधर को हो सकती है? अरे अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं होगी एक्सेलरेशन, और कहाँ होगी? तो दूसरा रूल, शो ऑल द फोर्सेस, पहला रूल रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। अब भाई जो नॉर्मल एक्शन है वो तो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन है, उसको नहीं रिजॉल्व करना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको भी छेड़ना, एम जी को छेड़ना है बस, है ना? तो एम जी के कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करोगे, थीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी कॉल सिरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो भाई अब हमने फाइनल डायग्राम में एम जी हटा दिया है, एम जी को रिजॉल्व करके शो किया है। एम जी को रिजॉल्व कर दिया, एम जी कॉल सिरा और एम जी सेंथरा, हमारा ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल सकता है, उस डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिस्पांस क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिस्पांस क्या होगा, ये देखना बेटा इसको पेपर पर। ये मेरे पास है कॉपी है, और इसके ऊपर रबर रखा हुआ, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। मैं ऐसा ऐसा इसको इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इंक्लिनेशन बढ़ा रहा हूँ, रबर हिल लग रहा है। जैसे ये हिलना शुरू करेगा, इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, उस वाले एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिस्पांस या एंगल ऑफ। अभी भी नहीं हिला, देखो अभी भी नहीं हिला, ये अब चला। जिस एंगल पे जस्ट चलना स्टार्ट होगा वो एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिस्पांस या एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ रिस्पांस या एंगल ऑफ रिपोज आपके पास वो एंगल है व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग। आप इंक्लिनेशन बढ़ाते चले गए एंड द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, हाँ उस एंगल को हमने एंगल ऑफ रिस्पांस या एंगल ऑफ रिपोज बोला। बॉडी चल नहीं रही है, चलने को तैयार बैठी है, तो क्या होगा, म्यू एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। चल नहीं रही है, चलने को तैयार बैठी है, आगे वाली फोर्स इक्वल टू पीछे वाली फोर्स के बराबर है, लेकिन एन कितना होगा बेटा, ये एन है, और एम जी कॉल सिरा
ना बॉडी ऊपर उड़ रही है ना नीचे जा रही है, मतलब दोनों फोर्स ही बराबर है। एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो एन हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता। यहां एन किसके बराबर आया? एम जी कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ना बॉडी ऊपर उछलती है ना नीचे आती है। तुम भी तो इस सड़क से आते हो, विद्यापीठ को ऊपर चढ़ने के लिए यहीं से तो आते हो। ऐसा कभी हुआ कि तुम इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ रहे हो और यहां से उछले और जाके बस स्टैंड पे गिरे जाके, और दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी वहां से? ना एन बड़ा होता है ना एम जी कॉस थीटा बड़ा होता है, इसीलिए तुम आराम से चलते चले जाते हो। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करती है। एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गया भाई। नॉर्मल रिएक्शन अगर एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गया, मैं क्या बोलूंगा? बॉडी चलने को तैयार है आगे, मतलब एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन। एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन। एन क्या था? एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। टेन थीटा इज अगेन म्यू, पहले भी टेन थीटा म्यू था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू इक्वल टेन थीटा था, एंगल ऑफ रिपोज में भी म्यू इक्वल टेन थीटा। तो जब वो बोलेगा कि इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी है और म्यू इसको नहीं देना होगा, तो बोलेगा उसका एंगल ऑफ रिपोज जो है 30 डिग्री है। इनडायरेक्टली क्या बोल गया? म्यू इज इक्वल टेन 30। फिर बोलेगा जब हमने एंगल 60 डिग्री कर दिया तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी? जब एंगल 60 डिग्री हो गया तो एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा और म्यू एम जी कॉस थीटा छोटा हो जाएगा। क्या इक्वेशन बनाओगे? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए, और यहां से एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। वही रूल है, फिर से 3 रूल। फाइनली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। अगर थीटा 30 की जगह 60 कर दिया, एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा और बॉडी इधर को एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगी। आगे वाली फोर्स बड़ी, पीछे वाली छोटी, तो आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। अब मुझे आपको इसकी प्रॉब्लम करवानी है, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करनी है हमने, और एक आधी प्रॉब्लम आज कर लेते हैं ताकि इसका समझ में आ जाए, और फिर बाकी फिर अगले लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे इनको। और सैटरडे को अब आपका मेगा टेस्ट है। आज का टेस्ट इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि कुछ बच्चे सुबह के वो 12 बजे फ्री हो रहे थे स्कूल से, और 12 से लेके 3:30 तक वेट करना पड़ना था। आगे स्कूल में भी टेस्ट हैं, हमारे टेस्ट भी हैं, तो ताकि वो बेकार में वेट ना करना पड़े, इसलिए आज का टेस्ट हटाया गया है। लेकिन आई होप कि आप सभी लोगों ने तैयारी की होगी। वैसे लगता नहीं है तुम्हारी शक्लों से कि तुम तैयारी करके आए थे, लेकिन सैटरडे को मेगा टेस्ट के लिए जिन लोगों ने की है, थोड़े बहुत लोगों ने, उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मेगा टेस्ट में भी यही चैप्टर है। वेक्टर्स ऐड हो रहा है और लॉज ऑफ मोशन की कुछ प्रॉब्लम ऐड हो रही हैं। ठीक है जी। लॉज ऑफ मोशन भी थोड़ा ऐड होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी। कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। मिनिमम पुलिंग फोर्स P at an angle theta from the horizontal. Calculation of required force in different situation. पहली सिचुएशन है मिनिमम पुलिंग फोर्स एट P, मिनिमम फोर्स एट P नाम रखा पुलिंग फोर्स का, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब इस बॉडी को मिनिमम फोर्स कितनी लगाएं? तेरे को क्या खुशी हो रही है? यहाँ का मेगा टेस्ट 1 महीने में एक बार होता है, वो ज़रूरी होता है। स्कूल जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ का मेगा टेस्ट ज़रूरी है। मिनिमम पुलिंग फोर्स, जब मिनिमम वर्ड आ गया तो समझे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन्वॉल्व हो गया। अगर मिनिमम ये वर्ड यूज ना होता तो पुलिंग फोर्स एट P के लिए हम डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन जब मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसी प्रॉब्लम में आ जाए, शुरुआत में मैथमेटिकल टूल में मैंने इसका मतलब आपको बताया है। आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशियल को 0 डालोगे। क्यों? y और x के बीच का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो dy/dx इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट? मैक्सिमा पे भी dy/dx 0 हो जाता है और मिनिमा पे भी dy/dx 0 हो जाता है। तो जब वो बोलेगा मिनिमम फोर्स निकालो तो dp अपॉन जिसके साथ वेरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, उस डिफरेंशिएशन को 0 डालोगे, तब आपके पास आंसर आएगा।
मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो देखिए ये आपके पास है एक बॉडी बेटा, और P आपने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, ठीक, थीटा एंगल पे लगाई, लेकिन एक्सेलरेशन का है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपने रिजॉल्व कर दिया P को, इधर को P cos आ गया और इधर को P sin आ गया, P को भूल जाओ। इधर एक और फोर्स आ गई, कौन, नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे कौन, mg, पर अब तो फ्रिक्शन भी आ गई μn के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर P cos थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो चल पड़ेगी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर बॉडी को सिर्फ चलाना ही चाहते हो तो P cos थीटा एटलीस्ट μn के बराबर तो हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से मामूली सा भी ज्यादा होगा तो चल पड़ेगा। तो P cos थीटा अगर बॉडी को सिर्फ चलाना है, मिनिमम बस चलाना है, बस चल पड़े, बस किस तरीके से यूनिफॉर्म रस्सी से चल पड़े, तो जितनी पीछे वाली फोर्स है उतनी आगे की तरफ फोर्स लगानी होगी। मिनिमम बॉडी यूज कर लिया उसने, ये पटाखों की आवाज़ बेटा तुम्हारी क्लास से भी आया करेगी, जैसे उधर से आ रही ना, क्योंकि बतेरा लिया मजाक, तुमने पेरेंट्स को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है, देख लिया हमने। पेरेंट्स बुलाए यहाँ पे तो उनकी नॉलेज में तुम कुछ लाते नहीं हो, और यहाँ पे मटर गश्ती करनी है, हाँ क्या है, और हमें ही बेवकूफ़ बनाना है, पेरेंट्स को भी बेवकूफ़ बनाना है। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाओ, वही रहेगा जो पढ़ने वाला होगा, बाकी सबको दौड़ना पड़ेगा यहाँ से। इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं पेरेंट्स लोग यार, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मुंह चक के खड़े हो जाते हो, पिछले लेक्चर करके नहीं आना, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, वो पूछो तो तुम्हारे को पता नहीं होता। तेरे को क्या लगता है अभी ऐसे ही 60-65 हज़ार ऊपर पेड़ से उगते हैं, मोमेंटम तक का पता नहीं, कहीं पल्स तक का पता नहीं है, हैं? पिछले लेक्चर पढ़ा नहीं जाता क्या हुए, पेड़ पे उगते हैं वैसे कि घर वाले तुम्हारे लिए खर्च करते रहें, तुम्हारी डिमांड भी पूरी करते रहें और तुम्हारी फीसें भी बढ़ते रहें, तुमने कुछ नहीं करना, बस तुमने मुंह चक के यहाँ जाना है और फिर यहाँ से जाना, जाकर घर वाले को रो मारना, पड़ के आए जी बोले हम सब एक से हैं। मैंने बोला सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन BVIP बन चुका है। जैसे फ्रिक्शन हमने की तो F आ गया μn, जब तक n नहीं फाइंड आउट करेंगे फ्रिक्शन नहीं आएगी, और फ्रिक्शन नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहला काम ही होगा नॉर्मल रिएक्शन का, ना बॉडी ऊपर उड़ रही है ना नीचे आ रही है, तो n + p sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, यही लिखा है, n + p sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू n, n आ गया mg - p sin थीटा के बराबर। जब नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो आगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, μn, n क्या था, mg - p sin थीटा, म्यू इंटू mg - p sin थीटा, म्यू mg माइनस म्यू p sin थीटा के बराबर आ गई। तो अगर उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन ही पूछी होती तो ये आंसर है, अगर उसने फोर्स ही पूछी होती तो आंसर क्या आएगा, P cos थीटा इक्वल टू म्यू mg - p sin थीटा। तो मैं ऐसे सॉल्व करता, टू जस्ट मूव द बॉडी अलोंग हॉरिजॉन्टल, P cos थीटा इक्वल टू म्यू mg - p sin थीटा, आगे वाली फोर्स इक्वल टू पीछे वाली फोर्स, इसमें भी P है भाई, P को यहां ले जाओ, P cos थीटा प्लस म्यू p sin थीटा इक्वल टू म्यू mg, P कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg, P आ गया बेटा। तो अगर उसने पूछा होगा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी, तो मेरा आंसर ये होता है, बस यहां पे खत्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका था। आगे वाली फोर्स इक्वल टू पीछे वाली फोर्स मैंने इक्वेट कर दिया, P कॉमन निकला, और यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होता। अगर वो पूछता व्हाट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी, पर उसने एक वर्ड का लोचा डाल दिया, क्या, मिनिमम। जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम पूरी फिजिक्स में कहीं आपको दिखेगा ये वर्ड,
वैसे ही आप दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा कि बॉस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लगाना होगा। मतलब ये चाहता है हमसे मिनिमम फोर्स क्या हो, किसके साथ, और तो सारे कांस्टेंट है, थीटा के साथ। कितने थीटा पे फोर्स लगाई जाए ताकि मिनिमम फोर्स अप्लाई करनी पड़े। तो आप पी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको क्या कर दोगे, जीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स बिकम जीरो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट, याद है। तो आप डी पी अपॉन डी थीटा निकालोगे, पुल विल बी मिनिमम इफ डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो। म्यू एम जी तो जीरो हो नहीं सकता बेटा, तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा रेज पावर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। यू रेज पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, एन यू रेज पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ यू। यू बन गया पूरा बेटा, ये पूरा बन गया, ये याद आया। डी बाई डी थीटा ऑफ यू रेज पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, एन यू रेज पावर एन माइनस वन इंटू डी यू अपॉन डी थीटा, ये लगेगा माइनस एन आ गया माइनस वन इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा रेज पावर माइनस वन माइनस टू आ गया इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिए, रेज पावर माइनस टू नीचे आएगा और मल्टीप्लाई होगा जीरो से खत्म। आपके पास आ जाएगा साइन थीटा म्यू साइन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा जीरो, ये नीचे आएगा ना बेटा, इक्वल टू जीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो गया। साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन थीटा, टेन थीटा जब म्यू के बराबर होगा तो मिनिमम पुल लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा जब मिनिमम होगा तो मिनिमम पुल लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल बना लो, ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। तो यहाँ से तो साइन थीटा भी निकल आया, कॉस थीटा भी निकल आया, टेन थीटा भी निकल आया। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका आंसर आ गया, पी मिनिमम। या फिर म्यू को टेन थीटा डाल दो, है ना बेटा, म्यू को टेन थीटा डाल दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व किया, कॉस क्या थीटा प्लस साइन क्या थीटा अपॉन कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये भी आपका आंसर है। इसको सॉल्व करना बेटा, मैंने आंसर लिखा हुआ डायरेक्टली। और साइन थीटा की वैल्यू अगर ट्राइंगल से डालोगे तो एम जी इंटू म्यू डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर प्लस वन भी तुम्हारा ही आंसर है। ये प्रॉपरली सॉल्व करना है, यहाँ से चेपना नहीं है। मैंने स्टेप कुछ खाया, मेरे पास स्पेस की कमी थी, इसलिए तुमने पूरा सॉल्व करना है। डी पी अपॉन डी थीटा भी पूरा सॉल्व करना है। टेन थीटा इक्वल टू म्यू लाना है अपने आप, डायरेक्ट सीधा नहीं लिखना, सीधा चिपकाना नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद करके ना फिर इनका करना पड़ना, और रिकॉर्डिंग में तो बदनाम ही करना है इन्होंने। ये अपने आप करना है पूरा सॉल्व। कुछ नहीं आया तो बताओ, मैं कर सकता हूं। यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू म्यू आ गया, यहां तक आ गया। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू डालनी है, और जब इसमें वैल्यू डालोगे तो ऐसे आएंगी, P इक्वल टू P मिनिमम इक्वल टू एम जी टेन थीटा। टेन थीटा की जगह क्या डाल सकते हो, म्यू। नहीं डालना है तो अभी थीटा की टर्म में निकालो, एम जी टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू। म्यू क्या था, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस क्या था, म्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सॉल्व करिए, क्या आया,
एम जी टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, वो ऊपर चला गया, नीचे वाला 1 हो गया ना। तो एम जी टेन थीटा क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, एम जी साइन थीटा आपके पास मिनिमम फोर्स होगी। और अगर ट्राइंगल का यूज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। टेन थीटा क्या था, म्यू, मतलब ये म्यू था, ये 1 था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ये म्यू ये 1, तो ये कितना आ गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1/√, साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, एम जी इंटू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1/√, ये आएगी आपकी मिनिमम फोर्स। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। थीटा की टर्म में आंसर हो तो ये करना है, म्यू की टर्म में आंसर हो तो ये करना है। तो मिनिमम फोर्स, अगर मिनिमम उसने वर्ड यूज कर लिया तो पक्का दिमाग में घुसा लो, डिफरेंशिएशन का यूज आपको करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज आपको करना होगा। तेरे को खुशी हो रही भाई है, खड़े खड़े खुश हो रहा भाई। पूरे साल में एक दिन नहीं है जिस दिन तूने आंसर किया हो। हो गया, चलिए नेक्स्ट टाइम करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी बंद नहीं करने को, अभी ठहर जाओ। हाँ पीछे, नेक्स्ट टाइम जो करना है उसके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नोट कर लें। हो गया, 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, फोर्स ऊपर लग रही है कि नीचे लग रही है, ये सर्कुलर मोशन आपको आनी चाहिए, इसके लिए ये छोटा सा एक आर्टिकल नोट कर लो जो कि आज से लिंक्ड है, मोशन ऑफ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। आप देखोगे कि आपको वही 3 रूल लगाने पड़ रहे हैं, अभी एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन रूल नहीं बदले हैं, और रूल कोई नहीं बदला जी। ये देखें, आपसे कहा गया है मोशन ऑफ द बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी थी, ये इंक्लाइन प्लेन है और ऊपर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आपसे कहा गया कि उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, फिर जब वो नीचे पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बताइए, कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा ये बताइए। अब आप रिकॉल करेंगे जो जो तैयारी करके आए हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन यहाँ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने किया है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर आ गई तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे शॉर्टकट लगेंगे। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इसको एमसीक्यू बनाना चाहते हो तो शॉर्टकट जो आपको करवाए गए हैं वो आपको आते होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये रहा mg राइट, और ये रहा जी हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन ये वाली। अगर ये एंगल थीटा है, इधर वाला ये वाला थीटा एंगल है, ये वाला,
तो इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन और इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन वाली लाइन, तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो फिर एम जी तो इधर को ऐड करेगा, एम जी का कॉम्पोनेंट इधर को कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर को एम जी साइन थीटा। तो ऐसा करता हूं मैं एम जी को हटा देता हूं और एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा को शो करता हूं। अब तो मैंने एम जी को हटा दिया जी, डिलीट मार दिया, और मैंने इसको भी हटा दिया, इस लाइन को। मैं दोनों के कॉम्पोनेंट शो करने लगा हूं। यहां पर कौन सा आएगा, एम जी कॉस थीटा, जी हाँ यहां पर आएगा एम जी कॉस थीटा, और यहां कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा। तो मैंने पहला स्टेप कवर अप किया, अभी शो ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉर्मल एक्शन शो किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शो किया, वो अपोज करेगी मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और एमजी शो किया था। दूसरा स्टेप क्या था, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। अब और तो कोई रिजॉल्व करने के लिए था नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होनी है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्सेस को रिजॉल्व करना था। एफ बेचारा पहले से इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर, एमजी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है। एक एमजी था जो नहीं था इस डायरेक्शन में, एमजी के हमने कॉम्पोनेंट निकाल लिए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पर फ्रिक्शन है तो पहले तो नहीं, वो नॉर्मल एक्शन वीवीआईपी बन गया। तो पहले नॉर्मल एक्शन, और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी इंक्लाइन प्लेन के अंदर घुस रही है, तो ऊपर वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, एन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट। एन आपके पास आ गया एम जी कॉस थीटा के बराबर, ये एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। जब एन एम जी कॉस थीटा आ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा। सबसे पहला काम हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने का, अगर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है तो हमने एन फाइंड आउट कर लिया जो कि एम जी कॉस थीटा के बराबर आ गया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल ली जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर आई। अब करेंगे हम क्या, फोर्स इक्वेशन, लॉ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या भाई, नीचे जा रहा है तो कौन सी फोर्स बढ़ी हुई, ये वाली छोटी हो गई ना, तो क्या इक्वेशन बनी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इनटू ए। वही तीन रूल हैं। मेरे पास अभी एक चैप्टर और आना है सर्कुलर मोशन का, उसमें एक फोर्स और आ जाएगी, पर रूल नहीं बदलेंगे, रूल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के वही रहेंगे, रूल बार बार वही अप्लाई होंगे। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, एम एम और एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गई बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर, एक्सेलरेशन आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा से ही डिवाइड कर दिया। अब जी साइन थीटा कॉमन निकल आएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, जी साइन थीटा कॉमन निकालो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा बच गया, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। अरे भाई जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई और यू जीरो है तो ये तो वो प्रॉब्लम नहीं बन गई, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी थी जी, तो जब बॉडी नीचे आके पहुंची थी तो कितनी वेलोसिटी थी 2g, कितना टाइम लगा था नीचे आने में यही सब था ना। अब क्या दिक्कत है, अगर ये आपके पास s है तो जब बॉडी नीचे आके पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, 2g अंडर रूट की जगह 2as अंडर रूट। भूल जाओ तो घबराना नहीं है, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू s, तभी वही आएगा। भूल जाओ तो फॉर्मूले है ना, 4 फॉर्मूले, v इक्वल टू यू प्लस टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s। पर याद होंगे तो जो आपकी एमसीक्यू प्रॉब्लम है वो एमसीक्यू प्रॉब्लम बन जाएगी। पर स्कूल में मत करना मेहरबानी करके, ऐसे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन वहाँ नहीं करना, सीधा अप्लाई, जीरो ठोकेंगे वो तुम्हारा। वहाँ पूरा शो करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दो फॉर्मेट में काम कर रहे हो तुम लोग एक साथ। तुम्हें स्कूल एग्जामिनेशन में भी बैठना है और तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बैठना है और तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 2 साल के बाद बैठना है। तो इस टाइम डबल तैयारी, 2 टाइप की तैयारी चल रही है तुम्हारी। ये जो शॉर्टकट तुम्हें बताए गए हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल में अप्लाई करने की कोशिश मत करना। जीरो पकड़ा देंगे हाथ में, फिर जीरो लेके आ जाओगे मेरे पास, फिर जीरो दे दिया मेरे को, आपका मेथड अप्लाई किया था। वो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है, वो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होता है। स्कूल एग्जामिनेशन में आपको 5 मिनट भी लगाने पड़ सकते हैं, वो लगाने का मौका होता है पूरा का पूरा, वो टाइम दिया होता है उन्होंने, तो वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना है ढंग से। क्लियर हो गया?
स्कूल एग्जामिनेशन में हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, टीचर को अनपढ़ मान के चलना है कि इसको कुछ नहीं आता, तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तुम्हें समझाना है, उसको समझ में आया तो नंबर देगा, नहीं समझ में आया तो 0 पकड़ाएगा हाथ में। अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो ये आ गया, कोई टाइम पूछे तो 2h अपॉन जी, तो 2s अपॉन एन रूट बेटा, अगर ये ऐसे तो अब सारे में ऐसा ही होगा, सारी प्रॉब्लम में ऐसा ही होगा। एक्सेलरेशन निकालोगे वो कांस्टेंट आ जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे शॉर्टकट एप्लीकेबल होंगे तुम्हारे पास। इसीलिए आज टेस्ट ले रहा था मोशन इन वन डायमेंशन का, कि वो शॉर्टकट अगर तुम्हारे पास हैं तो हर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एमसीक्यू है। पर ये भी साथ में ना भूलें कि तुम्हें बोर्ड के एग्जामिनेशन भी देना है, वहाँ एमसीक्यू नहीं बनानी प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आज हम यही कर रहे हैं। जो बच गई चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में से ही। ऑनलाइन वाले बेटा अटेंडेंस डाल दो 100 में, ठीक है बेटा? अब चलो ठीक है बेटा, डाल दे 100 में अटेंडेंस डाल दे बेटा लेके।